हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। और ये चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑनर्स का, सेमेस्टर 1 का। तो भारत के भौगोलिक भागों का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूरा डीपली अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसा उपमहाद्वीप है जहां पर यहाँ की स्थिति को व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। भारत के इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए इसकी स्थिति को समझना काफ़ी अनिवार्य है, यानी भौगोलिक स्थिति को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत एक उपमहाद्वीप है जो 3 देशों में विभक्त है। और वो 3 देश कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीनों देशों के साथ इसकी जो उपमहाद्वीप है वो बटा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो उपमहाद्वीप है जो 3 तरह से विभक्त हैं, वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। भारतीय उपमहाद्वीप की विशालता, उनकी विविधता, अलग अलग संस्कृति के उद्भव और विकास में सहायता पहुंचाई है। जो भारत की विशाल, जो कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है, तो उसकी भव्यता किसमें है? तो उसकी संस्कृति के विकास में, और उसकी जो संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ तो उसी में सहायता हुई। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्री से घिरा हुआ है, यानी दिशा 4 है। तो भारत जो है वो उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, और 3 जो बच जाता है उत्तर के छोड़कर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, तो इनमें तीनों में समुद्री इलाका से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी हम देख सकते हैं कि भारत का नक्शा इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर डेमो दिखा रहे हैं। तो ये उत्तर जो है तो इसमें क्या है, तो इधर हमारा हिमालय है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच जाता है पूरब, पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक है, तो इन चारों ओर क्या है, तो हमारा समुद्री इलाका है। तो इन तीनों की ओर से हमारा तो कोई भी अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री इलाका है और उत्तर में हमारा हिमालय है। तो यहाँ पर बच जाता है हमारा एक गोमल दर्रा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ही जो हमारा विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रवासी, जो हमारे देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया है। ठीक है, तो वो उत्तर की ओर से ही होने वाले आक्रमण जो है वो हिमालय कवच का काम करता है। और उत्तर पश्चिमी सीमा खैरब और बोलन दर्रे के मध्य एशिया जाने का मार्ग था। यहाँ पर हम बात अब आ जाती है कि जो गोमल दर्रा है वो मध्य एशिया जाने का मार्ग था, और इसी मार्ग से विदेशी आक्रमणकारी तथा प्रवासी भारत आए। और इसी मार्ग से, हम पहले ही बोले कि जो गोमल दर्रा है उसी रास्ते से ही भारत में प्रवासी लोग आए और आक्रमणकारी लोग आए। और जब मध्य एशिया से वे लोग आए भारत, तो अपना व्यापार को बढ़ाने तथा सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करने में इन दर्रों का काफ़ी मदद मिला। यानी ये जो गोमल दर्रे हैं या जो बोलन दर्रे हैं, इन दर्रों से जो विदेश के लोग थे, प्रवासी लोग थे, वे जब भारत आए तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ पर व्यापार का जो संबंध है वो काफ़ी मदद मिली। और हिमालय ही कश्मीर और नेपाल की उपत्याएँ हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से उच्च पर्वत श्रृंखलाएं से घिरी हुई है। और इस तरह कह सकते हैं कि जो कश्मीर की जो घाटी है वो उच्च पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, यानी बहुत ऊंचे पर्वत की ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी कारण कश्मीर की घाटी अलग ढंग से जीवन पद्धति विकसित हुई। और हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर की घाटी है वो बहुत उच्च पर्वत श्रृंखला में है, तो इसीलिए वहाँ का जो जीवन पद्धति है, वहाँ की जो विकसित जीवन पद्धति है वो अलग ढंग से हुई। ठीक है, और गंगा के मैदानी इलाके में जो लोग हैं, अब यहाँ पर आ जाता है कि जो गंगा नदी बहती है, तो यहाँ का जो इलाका है, ठीक है, तो ये मैदानी इलाका है। और मैदानी इलाका है तो इसमें क्या है कि लोगों ने नेपाल पहुँचने के लिए अनेक रास्ते ढूंढ लिए, और इस तरह
अलग अलग रास्ता ढूंढने के कारण नेपाल की जो घाटी है, जो नेपाल की यहाँ पर जो घाटी है, वहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य की खूब उन्नति हुई, यानी विकास हुआ। और कश्मीर और नेपाल दोनों ही संस्कृति पांडुलिपियों के भंडार रहे हैं। और वहाँ पर जो कश्मीर और नेपाल है, इन दोनों के बीच संस्कृति में पांडुलिपियों के भंडार रहे हैं। और हिमालय की तराई में ही प्राचीनतम कृषि बस्तियां कायम हुई और संपूर्ण भारत में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है, और इसीलिए तो यहाँ का जो नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। ठीक है, हर एक प्रकार से आपको नदी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और इसीलिए यह उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी, जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम में सिंधु नदी, और मध्य में गंगा जमुना का तवाब, और पूर्व मध्य में गंगा की घाटी, और सुदूर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी को अपने अंक में समेटे हुए है। कह सकते हैं कि जो उत्तर है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी, मध्य में गंगा जमुना, और पूर्व मध्य में गंगा की घाटी तथा सुदूर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी को अपने अंक में, यानी अपने अंदर समेटा हुआ है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षामान में अंतर पाया जाता है। और इसी तरह जो हर साल जो वर्षा होती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, सिंधु और गंगा घाटी के जो पेड़ पौधे हैं वो पत्थर और तांबे के औजारों से साफ कर कृषि योग्य बनाए गए हैं। जो सिंधु घाटी है वहाँ पर क्या है, तो पेड़ पौधे जो उगे हुए थे उनको क्या है, पत्थरों और तांबे के औजारों से साफ किया गया। और जब वह साफ हुआ तब क्या है कि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाया गया। वहाँ का जो एरिया है उसको साफ करके हल चलाया गया और उसमें कृषि की गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर विकसित हुआ और वहाँ पर मानव की जो बस्तियाँ हैं वो बसाई गई, और वहाँ का जो मैदानी भाग है उसमें कृषि योग्य बनाया गया, और वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। और इस तरह कह सकते हैं कि जो पश्चिमी प्रदेशों की प्राकृतिक संपदा है उसका पहले इस्तेमाल किया गया, और पश्चिम से पूर्व बड़े पैमाने में मानव बस्तियां बसाई गई। और इस तरह जब वहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है उसको कृषि में कन्वर्ट किया गया, तो जब कृषि होने लगी तब वहाँ पर क्या है कि मानव की बस्तियां बसाई गई। और जब मानव की बस्तियां बसने लगी तब क्या है कि वहाँ पर जब मानव का रहना जब जहाँ पर चालू हो गया, तो मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको क्या बोलते हैं, सामाजिक प्राणी है। और जब समाज का निर्माण होगा तब एक सभ्यता का निर्माण भी होगा। और जब सभ्यता का निर्माण होगा तो वहाँ से भाषा, संस्कृति, वेशभूषा ये सारे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह वहाँ से वहाँ सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जिसको हम सिंधु घाटी में एक विकसित नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। और वहीं से ही हमारा सिंधु घाटी जो सभ्यता हम कहते हैं भारतीय इतिहास में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और वैदिक संस्कृति का उद्भव पंजाब में हुआ, और इस तरह यहाँ पर वैदिक जो संस्कृति है उसका विकास पंजाब में हुआ, और विकास पश्चिमी गंगा की घाटी में हुआ, और वैदिकोत्तर संस्कृति मध्य गंगा की घाटी में फली फूली। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हमारा वैदिक संस्कृति है वो कहाँ पर विकास हुआ उसका, तो पंजाब में और पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ। ठीक है, और जो वैदिकोत्तर यानी वैदिक उत्तर जो संस्कृति है वो मध्य गंगा के घाटी में फली फूली, और निम्न गंगा की घाटी में और उत्तरी बंगाल गुप्त युग में प्रकाश आया। यानी जो गंगा की निम्न जो घाटी थी उसमें क्या है, तो उत्तरी बंगाल में गुप्त युग में प्रकाश में आया, और संपूर्ण
ब्रह्मपुत्र की घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ और इस तरह संपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, पुत्र की जो घाटी है वो मध्य युग यानी कहें तो मेडिवल हिस्ट्री में प्रकाश में आया। ठीक है, मेडिवल भारत में। ये हमारा प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें कहाँ पर किस नदी का प्रकाश में कब आया वो हमें याद रखना है। और महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हुए। और जब मानव एक दूसरे के साथ संघर्ष कब करता है, जब वहाँ पर कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, गंगा, जमुना और तोआब के लिए सबसे अधिक संघर्ष हुआ और नदियाँ वाणिज्य, व्यापार और यातायात का मुख्य साधन थी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये आता है कि जब संघर्ष कब आता है, जब कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी थी लेकिन उस समय तो हमारा सड़क व्यवस्था थी नहीं, यातायात कैसे चलती थी, तो वहाँ पर नदियों में ही चलती थी। ठीक है, नदियों से ही हमारा सारा व्यापार होता था, यातायात का साधन था, वाणिज्य था, सारा कुछ नदियाँ से ही होती थी और इसीलिए कंपटीशन बढ़ गया और संघर्ष होने लगी। ठीक है, और नदियों के किनारे जमीन बाढ़ का पानी फैल जाने से उपजाऊ हो जाती थी। मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा उपजाऊ मिट्टी होती थी नदियों के किनारे। जब नदी मान लीजिए ऐसे बहता है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी बहती है। ठीक है, और जब पानी बहती है तो वो अपने साथ उपजाऊ वाले जो मटेरियल है, खनिज है, वो बहा कर लाती है और जब अपने क्षेत्र में इधर आसपास के क्षेत्र में मिट्टी फैला देती है तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो यहाँ पर फैल जाती है और जब कृषि यहाँ पर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, तो वही बात है कि पानी फैल जाने से उपजाऊ हो जाती थी और नदियों से नहर भी निकाली जाती थी और नदियों के किनारे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई। और जब नदी के किनारे से काफ़ी मात्रा में फसल उगेंगे, वहाँ पर उसका एरिया काफ़ी होगा, तो वहाँ पर क्या है, धीरे धीरे शहर बसाने लगे और बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई, जैसे कि हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े शहरों जो नदी के किनारे बसाए गए। और नदियाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का निर्धारण भी करती थी। जो नदी है वो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल में भी, कि राजनीतिक जो होता है कि समझ लीजिए कि राजनीति किस प्रकार से हो सकता है, तो नदी अगर आपके क्षेत्र में है तो आप एक राजनीतिक दृष्टि से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और सांस्कृतिक सीमा, आपके क्षेत्र की सांस्कृतिक जो सीमा है वो किस प्रकार से हो सकती है, तो जिस क्षेत्र में अगर नदी नहीं है तो वहाँ का जो संस्कृति है वो कुछ अलग होगा और जिस क्षेत्र में नदी है वहाँ का संस्कृति कुछ अलग होगा। और उदाहरण के लिए वर्तमान समय में उड़ीसा का जो प्राचीन काल में कलिंग देश कहलाता था, जो उड़ीसा है वो प्राचीन समय में कलिंग का देश कहलाता था और उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच था। और ये क्या है, तो उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच था, कौन, तो उड़ीसा। और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश मुख्यतः उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा के बीच स्थित था। और सातवाहन काल में इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया और सातवाहन के काल में इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया जब यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। शुरू में कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र विकसित नहीं होता है जब तक उसमें बहुत सारे कुछ बसाया ना जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है कि उस क्षेत्र में अनेक नगर बसाए गए, वहाँ पर बंदरगाह बनाए गए। तब क्या है कि इसी तरह तमिलनाडु की उत्तरी सीमा कृष्णा नदी थी और दक्षिणी सीमा कांवरी नदी थी। और इस क्षेत्र में चोल राजाओं का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, और चोल राजाओं का जब शासन स्थापित हुआ तो उन लोगों ने काफ़ी विकास किया और उस क्षेत्र को बढ़ावा दिया। प्रायद्वीपीय के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र है और जो प्रायद्वीपीय है उसमें जो भाग है वो महाराष्ट्र है और यह उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में भीमा नदियों के बीच स्थित है।
कर्नाटक में भीमा तथा उत्तरी कृष्णा एवं दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच स्थित है और तुंगभद्रा के ऊपर और दक्षिण में स्थित संघर्ष करने वाली शक्तियों के बीच इस नदी के दीर्घकाल तक एक प्राकृतिक सीमा की भूमिका अदा की है। और इस तरह कह सकते हैं कि जो दक्षिण में स्थित संघर्ष करने वाली शक्तियों के बीच इस नदी का जो दीर्घकाल तक प्राकृतिक सीमा की भूमिका अदा की। और बादामी के चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों को इस नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित करने में कठिनाइयाँ हुई और पल्लवों तथा चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाइयाँ हुई। कह सकते हैं कि जो नदी है उस नदी के किनारे अगर आप कोई सीमा क्षेत्र को बढ़ाते हो या फिर वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हो, तो वो एक सामान्य काम नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, वहाँ की जो प्रजा थी, उसके साथ आपको विनिमय करना पड़ता था और इसीलिए राज्य विस्तार करना इतना सरल नहीं था और वो कठिनाई था। ठीक है। प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य है, यानी जो प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण जो पश्चिम तट था वो आजकल केरल राज्य है। और प्रायद्वीपीय समुद्र तट के समीप का पश्चिम भाग मालाबार तट कहलाता है। जो प्रायद्वीपीय समुद्र तट के समीप में जो पश्चिम में जो था वो मालाबार तट कहलाता है। और इस तट के अनेक बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। और इस तट में जो मालाबार तट है वहाँ पर अनेक छोटे छोटे बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के बीच निकट का संपर्क स्थापित नहीं हो सका। जो एक निकट का जो संपर्क स्थापित होता है वो नहीं हो सका। और उत्तर में सिंधु और गंगा की जो नदी है, नदी प्रणाली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत माला के बीच विस्तृत प्रदेश को अरावली पर्वत जो दो भागों में विभाजित करता है। अरावली के पश्चिम का भूभाग थार मरुभूमि से व्याप्त है और यद्यपि राजस्थान का एक भाग भी मरुस्थल ही है और राजस्थान में तो एक भाग मरुस्थल ही है, जो प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में मानव बस्तियां कायम नहीं थी। जो राजस्थान में मरुभूमि है, मरुस्थल है, वहाँ पर प्राचीन काल में ऐसी कोई मानव बस्तियां कायम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बालू ही बालू है। तो वहाँ पर न कोई खेती कर सकता है, न ही वहाँ पर ज़्यादा पानी की सुविधाएं हैं। तो वहाँ पर प्राचीन समय में वहाँ पर मानव बस्तियाँ नहीं बसाई गई। और प्राचीन समय में मानव बस्तियाँ कहाँ पर बसाई गई? तो नदियों के किनारे, क्योंकि वहाँ पर सारा सामान उपलब्ध होता था। ठीक है। फिर भी मरुदयान में कहीं कहीं लोग बस गए, यानी राजस्थान में कहीं कहीं लोग बस गए, लेकिन प्राचीन काल से ही राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग उपजाऊ था। और प्राचीन काल से ही जो दक्षिण पूर्वी जो भाग था वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो उपजाऊ वाला था। ठीक है। साथ ही उसी क्षेत्र में खेतों में तांबे की जो खान है के कारण यहाँ ताम्रपाषाण युग में मानव बस्तियाँ बसी। और इस तरह कह सकते हैं कि वहाँ के जो खेतों में तांबा का जो खान थी, तो जो तांबा का खान था वही कारण से वहाँ की जो ताम्रपाषाण युग में मानव बस्तियाँ बसी और जो ताम्रपाषाण युग में मानव की बस्तियाँ बसी। और प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय एवं विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गुजरात में एक ऐसा समुद्र तटीय इलाका है, इसीलिए वह काफ़ी शुरू से ही विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और आज भी व्यापार के मायने में गुजरात काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, व्यापार को काफ़ी आगे ले जा रहा है और वह डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे आगे है। भारत के सबसे विकास जो कह सकते हैं व्यापार के क्षेत्र में, तो वो गुजरात ही है। ठीक है। तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक था कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से भारत के इतिहास को प्रभाव डालता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हमारा चैप्टर 1 का है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपका थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।